कंटिन्यू करते हैं आप लोगों की जो क्यूरीज थी। हाँ जी, क्वेश्चन था किसी का, वो क्वेश्चन पूछ लें। आप कौन क्वेश्चन कर रहा था? मुनीब आप क्वेश्चन कर रहे थे? बिलाल कुछ पैरम 1 पैरम 2 पैरम 3 पैरम 4 आप कह रहे थे। हाँ जी, क्वेश्चन कंटिन्यू करो अपना। हेलो जी बेटा, आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन या तो चैट पे सेंड कर दें या तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। मैम जी मैम मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमारे पास पहला कंस्ट्रक्टर है, उसमें हमने P1 और पैरम 1 और पैरम 2 दी हुई है। हम्म सेकंड कंस्ट्रक्टर में हम पैरम 3 और 4 दे दें, तब भी हमें क्या क्लास का नाम, मतलब क्या ओबीजे लाजमी लगाना पड़ेगा? पैरम 3 और पैरम 4, पैरम 3 और पैरम 4 क्यों देंगे? क्योंकि हमारे पास क्लास लेवल वेरिएबल्स तो पैरम 1 और पैरम 2 है ना। मैम इसको हम अगर रिकंस्ट्रक्ट, मतलब कि दोबारा दोबारा बना दें, एक और बना दें। एक और बना दें और फिर पैरम 3 और पैरम 4 यहाँ करें, ये यस कह रहे मैम। हो? उससे यस मैम। फायदा क्या होगा? कॉपी मैम कंस्ट्रक्टर तो तो नहीं रहेगा ना। वो कॉपी करने का क्या मतलब है? कॉपी करने का मतलब ये है कि हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाया है। ऐसे ही है, सैम्पल ओबीजे इज इक्वल टू न्यू सैम्पल जो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला जो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। ठीक है, और पैरम 1 और पैरम 2 की वैल्यू उन आर्ग्यूमेंट्स पे सेट कर रहा है। ऐसे ही है, यहाँ पे यहाँ तक एग्री हो? यस मैम। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, ये वाला, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमने कौन से कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया है? ये वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये वाला सैंपल जो 2 स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। तो फर्स्ट वाला स्ट्रिंग इनपुट यहाँ चला जाएगा एक्स में, और सेकंड वाला स्ट्रिंग इनपुट वाई में चला जाएगा। ठीक है, और फिर उसके यस बाद मैम। ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी को कॉल करेगा। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू वेलकम हो गई है और वाई की वैल्यू डॉट नेट हो गई है। अब ये यहाँ आएगा, पैरम 1 जो क्लास का वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या कर देगा? वेलकम। जो एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू वेलकम थी, वो किसको असाइन कर देगा? पैरम 1 को। और पैरम 2 की वैल्यू क्या कर देगा? इज इक्वल टू वाई विच इज डॉट नेट। तो डॉट नेट की वैल्यू कहाँ सेट हो जाएगी? पैरम 2 में। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सो ओबीजी के लिए मेमोरी में क्या वैल्यू सेट हो गई? पैरम 1 की वेलकम और पैरम 2 की डॉट नेट। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, मेमोरी में जाके हमारे पास क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ओबीजी, उसके लिए पैरम 1 की वैल्यू क्या हो गई? ये मेमोरी में जाके मैं आपको बैक एंड पे बता रही हूँ कि ऑब्जेक्ट के लिए पैरम 1 की वैल्यू हो गई वेलकम, एंड पैरम 2 की वैल्यू हो गई डॉट नेट। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? मैंने क्रिएट किया एक और ऑब्जेक्ट, और उस नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या रखा? सैम्पल ओबीजी 1। एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ मेमोरी में, ओबीजी 1 इज इक्वल टू न्यू सैम्पल, और इसमें इनपुट क्या दे दो? ओबीजी का पूरा ऑब्जेक्ट इनपुट दे दो। ठीक है, सो ये ओबीजी का जो पूरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये कहाँ चला जाएगा? अब कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो ऑब्जेक्ट ले रहा है इनपुट, ये वाला। अब ये इसकी डिटेल में आया, तो यहाँ पे हम जो टेक्स्ट देख रहे हैं कि हमारे पास नया ऑब्जेक्ट इसने बनाया ओबीजी 1, ओबीजी 1 मेमोरी में, और इसमें क्या किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया ओबीजी एज एन आर्गुमेंट, यानी कि फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जो ओबीजी था उसको एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। तो ये जो ओबीजी है ये कहाँ चला गया? यहाँ पे। और इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर इसने क्या कहा कि ओबीजी 1 के लिए, यानी कि जो आप नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो ओबीजी 1, इसके लिए पैरम 1, क्योंकि क्लास वेरिएबल तो पैरम 1 और पैरम 2 है ना, तो ओबीजी 1 के लिए पैरम 1 की वैल्यू वो कर दो जो ओबीजी डॉट पैरम 1 है। तो ये मेमोरी में जाएगा, देखेगा ओबीजी डॉट पैरम 1 की वैल्यू क्या है? वेलकम। इस वैल्यू को कहाँ साइन कर देगा? जो नया ऑब्जेक्ट है ओबीजी 1 इसके पैरम 1 के लिए। तो यहाँ पे ये जाके मेमोरी में क्या कर देगा? ओबीजी डॉट, इसके लिए पैरम 1 की वैल्यू क्या कर देगा? जो ओबीजी डॉट पैरम 1 की वैल्यू थी। तो ओबीजी 1 की पैरम 1 की वैल्यू क्या हो गई? इज इक्वल टू जो ओबीजी पैरम 1 की वैल्यू। सो मेमोरी में जाएगा ओबीजी
यहाँ रखा है, ओबीजी पैराम 1 की वैल्यू है वेलकम, वो वैल्यू कहाँ सेट कर देगा, नए ऑब्जेक्ट की पैराम 1 के लिए। सो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की कॉपी वैल्यूज दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हैं। फिर जो obj1 है इसके param2 की वैल्यू क्या कर दो, जो obj.param2 की वैल्यूज है मेमोरी में जाएगा, obj को रेफर करेगा, obj.param2 की वैल्यू क्या है डॉट नेट, वो कहाँ सेट कर देगा, नए ऑब्जेक्ट के param2 के लिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करवा दी। तो जब मैं कॉल करूंगी, प्रिंट करवाऊंगी obj.param1, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा, वेलकम डॉट नेट, जो हमारी ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी जिसको हमने कॉपी करा है। बिल्कुल हो ओके मैम, सकते हैं, थैंक यू। बिल्कुल हो सकते हैं क्लास के, लेकिन हर कंस्ट्रक्टर का जो आर्गुमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। सेम आर्गुमेंट पे कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्लास में दो कंस्ट्रक्टर हो और दोनों स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हो, तो फिर आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि जब आप दो स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे तो आपका कंपाइलर कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का समझ में आ गया कि हाउ कॉपी कंस्ट्रक्टर विल वर्क, सबको समझ में आ गया। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम जी, अगर ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ना हो तो सर मैम ये कॉपी तो नहीं करेगा ना, नहीं फ्री कर सकता है। कॉपी? कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। सवाल है मिस, जी बिल्कुल। जैसे ये आपने ऑब्जेक्ट 1 बनाया तो इसमें कॉल करवाया ना ऊपर आपने सैंपल ऑब्जेक्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कह रहे हो ये नीचे आपने वो बनाया ना सैंपल ऑब्जेक्ट 1, तो इसमें आप जी जी एक और आप ऑब्जेक्ट बनाए सैंपल ऑब्जेक्ट 2 के नाम से, तो ऊपर आपने तो ये तो कॉपी कंस्ट्रक्टर तो कॉल करवाया हुआ है ना, तो वो दोबारा भी कॉल हो जाएगा, तो मतलब सैंपल दोबारा जो आप ऑब्जेक्ट। नया ऑब्जेक्ट कह रहे हो कि मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं, लाइक हियर अगर आप कह रहे हो, अच्छा ये तो इमेज है तो यहाँ एंट्री नहीं हो सकती, लेट से मैं यहीं पे एक टेक्स्ट एंटर कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप क्या कह रहे हो कि मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं, ऑब्जेक्ट 2 के नाम से बनाए जी। ठीक है, सैंपल obj2, ठीक है, यस मैम, अब क्या करूं आगे, यही न्यू सैंपल ऑब्जेक्ट ही इसके अंदर कॉल करवा दें, इज इक्वल टू न्यू सैंपल, इसमें भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनपुट जी। करवा दूं, हाँ तो हो तो जाएगा। अब दोबारा ऊपर जो कॉपी कंस्ट्रक्टर बना हुआ है हम्म, उसी से ही होगा या दोबारा बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसी से ही हो जाएगा, जितने भी बिल्कुल। बना सके। जितने भी सही है, बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो अब ये कॉपी सही है। हो गया ना, अब ये जो नया ऑब्जेक्ट है ये उसी वैल्यू को फर्स्ट वाले की वैल्यू वो कॉपी कर लेगा। ठीक है, और कोई और क्वेश्चन क्लास? जी कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ जाऊं? जी ओवैस, इकबाल, असफन, हम्माद, उजैर, यस मैम, क्लियर। जिन जिन के मैम नाम मुझे क्लियर है अभी अभी। याद आ गए मैंने पूछ लिए, बाकी मैं सबसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई जरा सा भी डाउट है, कोई चीज क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ताकि फिर हम आगे बढ़ जाएं। अच्छा जी, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आप लोग या सिर्फ क्लास पे ही सारा वो है कि क्लास लेकर हो गया काम? नहीं मैम, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कर रहे हैं प्रैक्टिस, चलें दैट्स गुड। अच्छा, असाइनमेंट अभी तक नहीं आया ना आप लोगों का, अपलोड हुआ अभी तक? अच्छा जी, असाइनमेंट भी देना है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आज असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी। मंडे है आज, संडे तक आप लोग सबमिट करवा दीजिएगा, तो आपके पास कितने डेज हो जाएंगे, 6 to 7 डेज। नहीं, असाइनमेंट इज नॉट अ मजाक, असाइनमेंट इज अ रियलिटी। तो आप असाइनमेंट को मजाक नहीं समझे, एक रियलिटी है, एक फैक्ट है। यूनी तो अभी कुछ स्पेसिफिक लैब्स वगैरह के लिए ओपन हुई है, जैसे डीएलडी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब के लिए, ऐसे क्लासेस नहीं हो रही। मैम वो स्टूडेंट के वेलकम्स का वो कर रहे थे ना इंतजाम, बैलून्स वैलून्स लग रहे थे। अच्छा,
वो शूटिंग थी। यार वो शूटिंग चल रही थी अच्छा हानिया अच्छा आमिर के चले लिए। बस वापस आ जाए। सेरेमनी थी वो उसकी। अच्छा चले हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है वो है हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अभी तक हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर को यूजुअली हम पब्लिक रखेंगे, ठीक है, बट कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जिसमें हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करते हैं। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन है कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज में हमने एक्सेस मॉडिफायर देखा था प्राइवेट। तो क्या चीज माइंड में आती है कि अगर हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दें तो क्या चीज होनी चाहिए? एक बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। चैट में मुझे जरा आंसर दें, सोचें आराम से, कोई जल्दी नहीं है, 2 मिनट है आपके पास। सोचें कि अगर हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देंगे तो क्या आपके माइंड में आ रहा है कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा अब्दुल्ला, कुछ नहीं होगा मतलब? मैम प्राइवेट भी कर देंगे तो वो कॉल हो जाएगा नीचे। अच्छा, कॉल हो जाएगा। मैम जिसमें हम लोग इनपुट ले रहे हैं उसको बनाना चाह रही हैं आप, यहाँ पे दूसरा कोई? किसी भी एक कंस्ट्रक्टर को मैं प्राइवेट कर दूं? पैरामीटर को बोल रही है, इस पैरामीटर में पैरामीटर को कर दिया, प्राइवेट कर दिया मैंने। ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। मैम तो फिर नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। नो तो मैम। अगर हम आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर मैं विद इन अ क्लास मेन मेथड बना के ऑब्जेक्ट बनाऊं तो बन जाएगा ना, क्योंकि प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी क्या है कि प्राइवेट कैन बी यूज्ड विद इन अ क्लास। तो यस अगर मैं मैम। उसी सेम क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाऊं तब तो हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। नहीं, कंस्ट्रक्टर के लिए प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते आप। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, no object of a class having private constructor cannot be instantiated from outside of the class। अगर आपने एक कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है, ठीक है, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप आउटसाइड द क्लास क्रिएट नहीं कर सकते। However, we can create object of the class inside class methods itself। उसी क्लास के अंदर एक मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास हम उस क्लास का जिसमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। लेट से इन्होंने एग्जांपल दी, एक क्लास ए है, उसमें मैंने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिया। फिर मैंने सेम उस क्लास के बाहर एक और क्लास बनाई, क्लास प्रोग्राम, जिसके अंदर मेन मेथड है, और मेन मेथड के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाना चाहा उस क्लास ए का। ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू है, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया, क्योंकि मैं आउटसाइड द क्लास प्राइवेट फील्ड, प्राइवेट चाहे मेथड हो, वेरिएबल हो, कंस्ट्रक्टर हो, उसको आउटसाइड द क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। मैम तो मैम आप उसमें डिफॉल्ट में उसकी ऑब्जेक्ट पास करवा दें। तो बेटा मैं ये कॉल ही नहीं कर सकती ना ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। जब एक चीज प्राइवेट हो गई तो वो एक्सेस ही नहीं हो सकती आउटसाइड द क्लास। तो मैं इस ए को, ये जो ए है यहाँ मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे एक्सेस ही नहीं करवा सकती, एरर आ जाएगा ना मेरे पास। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये काम हम करेंगे क्यों, व्हाट आर द रीजंस। अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपका जो है उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बने, उस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएशन आप रोकना चाह रहे हैं, या उस क्लास को इनहेरिट होने से आप रोकना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। वी हैव टू ऑब्जेक्टिव्स फॉर यूजिंग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आप चाह रहे हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, वहाँ पे आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि क्लास इनहेरिट ना हो सके, तो उसके लिए भी आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। If we want to stop object creation of a class, then we can make the class constructor private. So if we try to create an object from the main program or other classes, then compiler will flash an error। अगर जो है हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से रोकना चाह रहे हैं कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देंगे। एंड अदर हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है जिसके लिए हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, कि अगर मैं चाह रही हूँ कि एक क्लास मैंने बनाई है, उस क्लास को कोई और क्लास इनहेरिट ना कर सके, मतलब उस क्लास का मैं कोई चाइल्ड क्लास ना बना सकूं, तो उसके लिए भी हम प्राइवेट यूज कर लेंगे। If we don't want a class to be inherited, then we make the class constructor private।
So if we try to derive another class from this class, then compiler will flash an error. यानी कि जिस क्लास में मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर दिया, अगर मैं उस क्लास को इनहेरिट करवाना चाहूँ, उस क्लास से एक और क्लास ड्राइव करना चाहूँ, चाइल्ड क्लास बनाना चाहूँ, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस को रोकेगा कि आप इस क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। सो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। लेट्स से ये मेरे पास बेस क्लास है, एक मैंने क्लास बनाई क्लास बी और उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया और क्लास यहाँ पे एंड हो गई। नेक्स्ट मैं एक और क्लास बनाने चाह रही हूँ डी, और मैं क्या कह रही हूँ कि डी शुड बी ड्राइव फ्रॉम क्लास बी। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस इस तरीके से होती है। एक क्लास को जब मैं दूसरी क्लास में इनहेरिट करवाना चाहूँ तो ये कॉलन ऑपरेटर यूज होता है। नई क्लास का पहले क्लास का कीवर्ड, उस क्लास का नाम जिसको मैं चाइल्ड क्लास बनाना चाह रही हूँ, कॉलन, और फिर उस क्लास का नाम जिसको मैं पेरेंट रखना चाह रही हूँ, जिसको इनहेरिट करवाना चाह रही हूँ। तो ये क्लास बी है जिसको मैंने यहाँ इनहेरिट करवा दिया और यहाँ पे मेरे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया है डी का। अब मैं क्या करूंगी, क्लास एक और क्लास में मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाना चाहा डी का, तो इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि मेरे पास बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। होता ये है, ये हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे कि जब भी हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है, ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होने से पहले ही अपनी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, डी क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी है, बी। सो ये पहले क्या कॉल करेगा, बी का कंस्ट्रक्टर, और बी क्या है, प्राइवेट। सो प्राइवेट फील्ड को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जो है वो आपको रोक रहा होता है कि आप क्लास को इनहेरिट भी नहीं करवा सकते। ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं हो सकता उस क्लास का जिसमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो, और उस क्लास को कोई और क्लास इनहेरिट भी नहीं कर सकती जिसमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो। फिर तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का भी फायदा ही नहीं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर आप वहां करेंगे जब आपको बस विद इन अ क्लास काम, उसी क्लास के अंदर मेथड्स बने और उसी क्लास के अंदर से ही ऑब्जेक्ट बने। आउटसाइड द क्लास जब स्कोप नहीं होगा तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। विद इन अ क्लास अगर आप लिमिट करना चाह रहे हैं कि सारा काम एक ही क्लास में हो और उसी क्लास के अंदर मेन मेथड हो जहाँ से हम ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकें, तो फिर आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जनरली हम कंस्ट्रक्टर्स को पब्लिक रखते हैं। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखते हैं जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाने से रोकना हो या हमें इनहेरिटेंस रोकनी हो, वहां जाके हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करते हैं। बाकी यूजुअली हमारे पास कंस्ट्रक्टर पब्लिक होते हैं। मैम ये एक्सेस मॉडिफायर को भी तो हम प्राइवेट करते थे, तो एक्सेस कर लेते थे प्रॉपर्टीज के जरिए, पब्लिक कर देते थे, तो इसको हाँ, तो कैसे कंस्ट्रक्टर करेंगे? को कैसे करोगे, कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज कैसे बनेंगी? कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम ऑफ क्लास है, क्या रिटर्न करवाओगे, क्या कॉल करवाओगे? कंस्ट्रक्टर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग वैल्यूज, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मेमोरी पर रन टाइम करते हुए वैल्यूज। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ऑब्जेक्ट ही ना बने तो फिर उसको प्रॉपर्टीज में यूज करने की क्या जरूरत है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होगी क्लास? एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर, लेकिन एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी तो होंगी कि अगर हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स बना रहे हैं तो क्या कुछ गाइडलाइंस हैं? मतलब कि मैं सेम नहीं बना सकते, बिल्कुल पैरामीटर चेंज होने चाहिए उसके। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, सेम ऑफ क्लास। सो वी कैन क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास और सबका नाम सेम होगा, ऐसे ही है, क्योंकि इट्स मैंडेटरी ना कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से सेम हो, पैरामीटर डिफरेंट होंगे। सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज दैट कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम, जाहिर है वो जो क्लास का नाम होगा उसी के इक्विवेलेंट सेम नेम होगा, बट डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट। डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट मींस कि एक ही नाम के कंस्ट्रक्टर मल्टीपल मेरी क्लास में हो सकते हैं बट उनके आर्गुमेंट सेम नहीं हो सकते, पैरामीटर्स डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड कंस्ट्रक्टर इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब आप चाहें अगर यहाँ एक और कंस्ट्रक्टर बनाना, तो आप बिल्कुल एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बट उसका नाम क्लास के नाम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। सैंपल
और उसमें मैं एक स्ट्रिंग दे दूँ, स्ट्रिंग एक्स लेट से, ठीक है। इसमें आप जो भी रखना चाहें, पैरम1 की वैल्यू पैरम2 दोनों की वैल्यू एक्स कर दें। अच्छा, अब मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर मैं उसमें कोई एक भी आर्ग्यूमेंट जो सेम है रिपीट कर दूंगी तो वो मेरे पास एरर दे देगा। अब मैं जब एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी, वो अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक स्ट्रिंग इनपुट ना ले, दो स्ट्रिंग इनपुट ना ले, इसके अलावा कोई और मैं अगर देना चाहूँ तो दे सकती हूँ, कोई और कॉम्बिनेशन। एक सीक्वेंस, एक पैटर्न जो आपने यूज़ कर लिया, उसी सेम पैटर्न को आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। आप एक इंटीजर इनपुट दे दें, देना चाह रहे हैं तो आप एक स्ट्रिंग और एक इंट कर दें, एक दफा जो एक सीक्वेंस बन गई वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। हाँ, आप 3 स्ट्रिंग पास करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज अगर तो डाटा टाइप डिफरेंट है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम है तो कैसे करोगे? दोनों स्ट्रिंग्स हैं तो स्ट्रिंग को आगे पीछे भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ से जब आप पास करोगे दो स्ट्रिंग वैल्यूज तो आपका कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है या ये। आप अगर ये कह रहे हो कि मैं इसको स्ट्रिंग y और स्ट्रिंग x कर दूं, सो एक चीज याद रखें कि ये x और y आर नथिंग, दीज आर जस्ट लोकल वेरिएबल्स। असल मसला यहाँ आएगा जब मैं ये ऑब्जेक्ट कॉल क्रिएट करते वक्त वेलकम डॉट नेट दो स्ट्रिंग पास हो रहे हैं, ये वाला कंस्ट्रक्टर भी दो स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर भी दो स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, तो आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि इन दोनों कंस्ट्रक्टर में से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसलिए आप ये इस काम नहीं कर सकते यहाँ पे, ये काम यहाँ पे आप नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि स्ट्रिंग एक्स और इंट एक्स कर दो, स्ट्रिंग वाई और इंट एक्स। अब यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा, अब ये दो स्ट्रिंग पास किए हैं, इजीली कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अगर मैं इसको ये कर दूं कि फर्स्ट स्ट्रिंग दे दूं और सेकंड 20 दे दूं तो ये फौरन आपका कंपाइलर अंडरस्टैंड कर देगा कि क्या कॉल होना है मेरे पास। ठीक है, अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? जो फर्स्ट स्ट्रिंग ले रहा है और सेकंड 20 दे रहा है। अच्छा, अगर मैं इसकी सीक्वेंस ऐसे कर दूं कि पहले इंटीजर पास कर दूं और फिर स्ट्रिंग पास करूं तो यहाँ पे ये फिर एरर देगा, क्योंकि मेरे पास क्या पैटर्न है, पहले स्ट्रिंग और फिर इंटीजर। और अगर मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूँ यहाँ पे, पब्लिक सैंपल, और इस पे अगर मैं कर दूं इंट एक्स एंड स्ट्रिंग वाई तो ये वर्क करेगा, इसमें मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। ओके क्लास, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का समझ में आ गया कि हाउ कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। यस मैम। ठीक है, अगर मैं इसको इंट और एक्स एक्स कर दूं तो बिल्कुल ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो सकता है। अब एक और कंस्ट्रक्टर मैं नहीं बना सकती जो इंट और स्ट्रिंग या स्ट्रिंग और इंट ले, मतलब एक सीक्वेंस, एक पैटर्न जो आपने एक दफा यूज कर लिया है कंस्ट्रक्टर के लिए, उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। हाँ, एक और आपके पास सीक्वेंस होता है इंट एंड इंट, एक और कंस्ट्रक्टर बनाए इसी क्लास में जिसको आप क्या कर दें, इंट और इंट, या तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर लें, जैसे 2 हैं तो 3 कर दें, स्ट्रिंग इंट और फिर आगे एक और इंट, यहाँ पे आप
नंबर भी बढ़ा सकते हैं कि अगर 2 हैं तो 3 कर दें, 4 कर दें, और फिर उसके बाद वो सेम पैटर्न फिर दोबारा रिपीट ना हो। बिल्कुल फ्लोट कर सकते हैं, बूल कर सकते हैं, जो भी डाटा टाइप आप क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई जो है वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अच्छा, तो अब एक काम ये करें कि अपनी मर्जी की कोई भी एक क्लास बनाएं, कोई भी एक, लेकिन वो कोई रियल वर्ल्ड हो। जैसे ये तो मैंने सैंपल एक जनरल एक्सप्लेन करने के लिए, आप कोई भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट लें, उसके लिए क्लास बनाएं, उसमें कंस्ट्रक्टर्स यूज करें, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, और कंस्ट्रक्ट ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हो, और फिर इसी तरह मेन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स बना के उन सारे कंस्ट्रक्टर्स को यूज करके बताएं। बोनस एक्टिविटी, और जब तक ये मीटिंग एंड नहीं होती, जब तक का टाइम है आपके पास। मैम काइंडली रिपीट प्लीज। जी, आपने करना ये है कि कोई भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्लास बनाए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, इट्स अप टू यू। उसके लिए क्लास बनाए, उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर सब यूज करें, और फिर उसके बाद मेन में, जैसे यहाँ पे मेन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए, जिनके थ्रू आप उन सब कंस्ट्रक्टर्स को वन बाय वन एटलीस्ट कॉल करके दिखाएं। ये आपका टास्क है, बोनस एक्टिविटी है ये। कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट तो नहीं रखना ना मैं? नहीं कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं से नहीं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर नहीं रखना, डिफॉल्ट पैरामीटर कॉपी एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में दिखानी है। मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन है तो आप साथ साथ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे जो है वो, हम लोग ऑनलाइन ही हैं, आप अपने सिस्टम पे काम भी करें और साथ साथ जो करता जा रहे हैं वो सेंड भी कर दे मुझे यहीं पे चैट पे प्राइवेटली। फिर यहाँ सेंड कैसे करोगे? हाँ जी, जरा हसन को बता दें क्या करना है। असफन, असफन आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। जी, जरा ये बता दें पूरी क्लास को, जिनका जो नहीं सुन यार कोई सके भी थे कि क्लास क्रिएट करनी है, सही है, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे वर्ल्ड की एग्जाम्पल में से कोई सी भी आप ले लें, जैसे फोन का ले लें या कुछ भी ले लें, आप उसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल करवाने, सही है, और क्रिएट करके दिखाना। जी समझ में आ गया क्या करना है? जी उष्णा, आपने हैंड रेस किया था, कोई क्वेश्चन है बेटा? उष्णा नदीम। मैम बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा जी, डिफॉल्ट कॉपी ओवरलोडेड या पैरामीटराइज आप कहते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही आप ओवरलोड कर रहे होते हैं बेसिकली।
जी क्लास, ये तूबा का मेरे पास रिसीव हो चुका है, तूबा का मैंने चेक कर लिया, अब्दुल्ला का ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट कौन है, मोहम्मद अनस। अच्छा, अनस का मैं चेक कर रही हूँ, उन्होंने क्लास बनाई है, मोबाइल की क्लास बनाई है जिसमें नेम, कलर, वेट रखा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू सेट करवाई है। वही एग्जांपल लग दिया आपने शायद जो मैंने लास्ट क्लास में करवाई थी। कंस्ट्रक्टर्स कहाँ हैं यहाँ पे, अनस सब्जवारी। अच्छा, मोबाइल कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फ्लोट आपने रखा है। अच्छा, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया आपने, अनस सब्जवारी। अच्छा जी, नेक्स्ट है। अच्छा जी, हम्माद वसीम का रिसीव हो चुका है, इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने भी मोबाइल की क्लास बनाई है, नेम, मॉडल, वेट रखा है। हम्माद आपका पूरा जो है कोड वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। राबिया मरियम ने यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट, फैकल्टी, एज, एंड नेम। अच्छा, वैसे क्लास तो सही बनाई है आपने राबिया, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स रखे हैं वो स्टूडेंट के साथ फैकल्टी भी है, और ये एज और नेम ये फैकल्टी का है कि स्टूडेंट का है। एनी हाउ, यूनिवर्सिटी इंट एक्स इंट वाई, दिस डॉट फैकल्टी इज इक्वल टू एस। अच्छा, नंबर है ये, फैकल्टी कितनी है। फिर दूसरा इंट ले रहा है, स्ट्रिंग और इंट, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। ठीक है, सही है, राबिया मरियम का भी सही है। चलो ठीक है। अच्छा चलो, मीटिंग जो है यहाँ पे एंड होने वाली है, 2 मिनट्स रह गए। मीनवाइल अगर यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है किसी को कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछना, नहीं तो फिर हम 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आप काइंडली एक काम ही करो कि अपनी अटेंडेंस सब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ चैट पे सेंड कर दो। अच्छा, जमशेद का भी रिसीव हो गया, मुझे कार की क्लास बनाई है, नेम, मॉडल, इंजन, स्प्रिंग नेम, मॉडल, कार, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, महबूब अहमद ने भी सेंड किया है। अच्छा, इसके बाद जो हम देखेंगे नेक्स्ट अभी सेशन में, ब्रेक के बाद जो 10 मिनट के बाद हम सेशन कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम दिस के कीवर्ड की फंक्शनैलिटी देखेंगे कि दिस का कीवर्ड कब, क्यों और कैसे हम यूज कर रहे होते हैं। ओके जी, अटेंडेंस सेंड हो गई सबकी। ठीक है, मीटिंग ये एंड हो जाए तो हम 10 मिनट्स के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे।